ठीक है, स्टार्ट करें। पुरानी क्लास का कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, जय हिंद। संसद पढ़ रहे थे हम। संसद के भाग हमने देख लिए थे। संसद क्यों होती है, क्लियर है? हमने कल देखा था कि संसद की आवश्यकता देश में क्यों पड़ी। फिर हमने ये देखा था कि द्विसदनीय व्यवस्था को हमने क्यों अपनाया, कहां से ग्रहण किया हमने द्विसदनीय व्यवस्था? ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है ना। क्यों किया, संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया, ये भी मैंने आपको कल बताया। आज वो जो दो सदन हम बार बार कहते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था, उन दो सदनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला सदन होता है आपका लोकसभा और दूसरा सदन होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, अब इन सब नामों से तो आप फ्रेंडली हैं। लोकसभा सुना होगा बचपन से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्या बोला जाता है लोकसभा को? जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल्स। और एक होता है राज्यसभा, जिसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे अर्थात राज्यों की परिषद। तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं किसमें? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा से स्टार्ट करते हैं। लोकसभा से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताइए, लोकसभा किसका सदन है? लोकसभा में कौन बैठते हैं? जो जनता द्वारा चुने जाते हैं या जो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं? जो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात आम चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। और ये आम चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है? कौन करता है पार्टिसिपेट इन आम चुनावों में? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं आपके, ये निर्वाचित होते हैं या इलेक्टेड होते हैं? दोनों ही सेम हो गया। ये अपॉइंटेड होते हैं या इलेक्टेड होते हैं? इलेक्ट होते हैं, अर्थात निर्वाचित होते हैं। इन्हें निर्वाचित कौन करता है? जनता करती है। इन्हें निर्वाचित जनता करती है। प्रत्यक्ष चुनाव हुआ या अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ठीक है, ये हमारी मुख्य क्या कहलाती है? कार्यपालिका। देश में किसकी सरकार बनेगी, किसका प्रधानमंत्री होगा, मंत्री परिषद किस पार्टी या संगठन की होगी, ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा डिसाइड करती। पता है आपको, हमारे देश में प्रत्येक कितने वर्षों में, 5 वर्ष में इलेक्शंस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आम चुनाव। क्या कहते हैं? आम चुनाव। ये आम चुनाव अगले आपको कब देखने मिलने वाले हैं? 2024 में, अर्थात इसी वर्ष आपको देखने मिलेंगे। अर्थात 2024 में कहां के इलेक्शंस हैं? लोकसभा के। लोकसभा की सीट्स पे इलेक्शन होंगे और इन सीट्स पर जिसे पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत बताया है मुझे, मैंने आपको, पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। पूर्ण बहुमत अर्थात कुल सीटों का, जितनी सीटों पर इलेक्शन होना उसके 50% +1 जिससे प्राप्त होगा, सरकार भी उसकी होगी, पीएम भी उसका होगा, मंत्री परिषद भी उसी का होगा। बात हो रही है केवल लोकसभा की, राज्यसभा की नहीं। ठीक है, इलेक्शंस किसके होने वाले हैं? लोकसभा, अर्थात आपका हाउस ऑफ पीपल्स। हाउस ऑफ पीपल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति बैठ रहे हैं या जो सांसद बैठ रहे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठ रहे हैं, वो हमारे द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जनता का। कार्य किसके लिए करेंगे? जनता के लिए कार्य करेंगे। तो ये होती है लोकसभा। ठीक है, अब लोकसभा में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें देखनी है। उसकी सीट्स देखनी है, उसके रिजर्वेशंस देखने हैं, ये सीट आखिर किस प्रकार से डिवाइड की जाती है ना। तो सबसे पहले एक चीज समझना, आप देखो, जो लोकसभा चुनाव है आपके, इनकी जो सीट्स हैं, लोकसभा सीटें हैं, इन सीटों का जो आवंटन है वो प्रत्येक राज्य में एक समान होगा या अलग अलग, ये बताइए। क्या, अगर मैं बोलूं भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में सब में 20-20 सीटें हैं, या 28 राज्य हैं और सब में 40-40 सीटें हैं, तो क्या ये सत्य है? नहीं है, क्योंकि सीटों का आवंटन आवंटन प्रत्येक राज्य में असमान होता है, अर्थात समान नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल सही, इन सीटों के आवंटन का जो प्रमुख कारण होता है, ये होता है जनसंख्या। किसकी जनसंख्या? राज्य की जनसंख्या। बिल्कुल सही, राज्य की जनसंख्या। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी, अधिक होगी, उतनी ज्यादा वहां पर क्या होंगी। इसी वजह से हमें देखने मिलता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां की जनसंख्या सर्वाधिक है। पर एक चीज है, इससे एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या?
हमारे देश में आपको पता है आप लोगों को कि जो जनसंख्या है, ध्यान से समझिएगा इसे, कि जो जनसंख्या है ये एक प्रमुख कारण है हमारे विकास में, है ना। यह प्रमुख कारक है जो हमारे विकास को धीमा कर रहा है। कहीं ना कहीं मुसीबत है। बढ़ती हुई जनसंख्या कभी किसी देश के लिए अच्छी हो सकती है जब सोर्सेज लिमिटेड हो, है ना। आज आप गवर्नमेंट वैकेंसीज देख लीजिए, वैकेंसीज बिल्कुल नाम मात्र की, और वैकेंसीज के फॉर्म भरने वाले इतने सारे लाखों लोग, है ना। तो ये सब क्यों है? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। अब इन्होंने बोला कि हम सीटों का आवंटन करेंगे जनगणना के आधार पर, और एक तरफ ये बात करते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, ये हमारे देश में एक कारण बन चुका है हमारी प्रगति को धीमा करने के लिए। तो हमें करना है जनसंख्या नियंत्रण। क्या करना है? जनसंख्या नियंत्रण। पर एक बात आप मुझे बताइए कि हर राज्य चाहता है कि उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में बेहतर हो। क्यों? क्योंकि उसका लोकसभा में यदि प्रतिनिधित्व बेहतर होगा तो वो अपने राज्य की आवाज को बेहतर लोकसभा में अर्थात देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंचा पाएंगे, जिससे उस राज्य को विकास मिलेगा। अब हर राज्य चाहेगा कि उसके पास सीटें ज्यादा हो, कहाँ की? लोकसभा की, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा सिटीजन उस स्टेट के कहां बैठ सके? लोकसभा। और इन्होंने बोला कि हम सीटों का आधार मानेंगे किसको? जनसंख्या को। तो ऐसे में कोई भी राज्य क्यों काम करेगा इस क्षेत्र में? वो तो सोचेगा ना, जनसंख्या में क्यों बढ़ने से रोकूं, जब जनसंख्या बढ़ने से मेरे राज्य का तो प्रॉफिट ही होने वाला है। इस प्रॉफिट से मुझे बाद में शायद ज्यादा सीट अलॉट की जा सके और मेरे जो प्रतिनिधित्व है मेरे राज्य का वो लोकसभा में बढ़ जाए। तो क्यों? इसी समस्या को देखते हुए ये चीज हो रही थी। इसी समस्या को देखते हुए ये जो सीटों का आवंटन है जो जनसंख्या के आधार पर किया जाता था, इसे रोक दिया गया। इसे रोक दिया गया आपका जनगणना 1971 में। और यहां बोल दिया गया कि 1971 के आधार पर ही अब क्या किया जाएगा? तो आप लोग क्या करो, अपनी जनसंख्या नियंत्रण पर काम करो, हम केवल इस वर्ष की क्या देखेंगे? जनसंख्या को देखेंगे, ठीक है। और इस सिस्टम को बदलने की शक्ति किसको दे दी, या किसके पास रहती है? संसद के पास। तभी आपको पता होगा कि हमने नया संसद भवन क्यों बनाया है, क्योंकि अब जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और 2026 में जाकर अब लोकसभा राज्यसभा सीटों में परिवर्तन किए जाएंगे, सीटों को बढ़ाया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे यूपी में आज सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कितनी? 80। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि 2026 में यूपी की सीट्स हो जाएंगी 143, लगभग डबल से थोड़ी कम, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटों का आवंटन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई है। और एक फॉर्मूला चलता है कि प्रत्येक सीट का आवंटन समान जनसंख्या के बीच होना चाहिए। यदि 10 लाख के बीच एक सीट है तो दूसरी सीट भी 10 लाख के बीच में ही होगी। ऐसा नहीं कि एक सीट 10 लाख के बीच में है, दूसरी सीट 20 लाख के बीच में है, तीसरी सीट 30 लाख के बीच में है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटों का आवंटन किया जाता है, किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और इसका आधार किसको माना हमने? जनगणना 1971 को हमने इसका आधार माना है। अर्थात भारत में अब तक जो सीटों का आवंटन किया जाता है लोकसभा सीटों का, वो जनगणना 1971 के आधार पर किया जाता है, ठीक है। देखा जाता है 1971 में किस स्टेट्स में कितनी जनसंख्या थी, उसके आधार पर उन्होंने सीटें अलॉट कर दी। और आज जो आप पढ़ते हैं कि एमपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो किस जनगणना के आधार पर है? किसके आधार पर है? 1971। तो ये स्टेप क्यों लिया गया? ताकि राज्य कहां ध्यान दे सके? जनसंख्या नियंत्रण पर पूर्ण रूप से ध्यान दे सके। ऐसा ना सोचें कि हमें जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देना है ताकि हम अपना नेतृत्व बढ़ा सकें, कहां पर? लोकसभा में। तो ये एक तर्क था जो आपको पता होना चाहिए, है ना। हम अक्सर पढ़ते 1971 की जनगणना के आधार पर हाँ, कभी ये सवाल नहीं आया दिमाग में कि क्यों क्यों 1971? जब हर 10 वर्ष में जनगणना होती है तो 1981 में भी हुई, 1991 में भी हुई, 2001 में हुई, 2011 में हुई, तो सीट्स क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि संसद ने उसका कार्यकाल धीरे धीरे बढ़ाते गया और अब वो कब करा जाएगा? 2026 में किया जाएगा। तो अब तक कहां से ले रहे थे हम? इसी के आधार पर अब तक आपकी टोटल सीट्स कितनी थी? अब यहां देखिएगा, अब हम यहां चलते हैं थोड़ा सा, लोकसभा की कुल सीटें। जहां भी समझ में ना आए मुझे रोककर पूछ लीजिएगा। लोकसभा की कुल
सीटें। देखिए, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें हुआ करती थी 552। कितनी? परंतु हम जानते हैं 104 संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो एंग्लो इंडियन सीट्स थी, इन्हें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अब हमारे पास अधिकतम सीट्स कितनी है? 550। ये वर्तमान में हमारे पास अधिकतम सीट्स हैं, परंतु 550 सीटों में भी इलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, हमारे इलेक्शंस होते हैं 543 सीट्स में। 543। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं कि इन्हें कैसे विभाजित किया गया है। तो 543 सीटों में से 530 सीटें आपकी आती हैं 28 राज्यों से। कहां से आती हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 500 सीट्स कहां से आती हैं? 28। बची कितनी सीटें? 13 सीटें। तो जो बची हुई 13 सीटें हैं आपकी लोकसभा की, ये आती हैं आपकी यूटी से, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये कुल मिलाकर कितनी बनती हैं आपकी? 543 सीट्स बनती हैं। और अभी वर्तमान में 543 सीटों पर आपके इलेक्शंस होते हैं। 530 राज्यों से आती हैं और 13 सीट्स यूटी से आती हैं। इन सब के अलावा एक फॉर्मूला और होता है हमारे लोकसभा की सीट्स में, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, आपने सुना होगा रिजर्वेशन या रिजर्व सीट्स, सुनी है? उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। रिजर्व सीट्स, जिन्हें हम कहते हैं आरक्षित सीटें। आरक्षित किसके लिए? आरक्षित किसके लिए? किसके लिए आरक्षित सीटें? एसटी और एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना? एससी एसटी नंबर्स में अभी बात कर लेते हैं। हमारे रिजर्व सीट्स किसके लिए रखी जाती हैं? एसटी और एससी के लिए। तो अब सवाल उठता है, हमारी कुल सीटें कितनी है? अभी हमने क्या देखा, कितनी है? 543 सीटें। तो इन 543 सीटों में आपकी एसटी और एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व रखी गई है? कितनी सीट रिजर्व है? तो हमारे देश में एससी के लिए रिजर्व सीट्स हैं 84। कितनी है? 84 सीट्स रिजर्व हैं। किसके लिए? एससी के लिए। और एसटी के लिए रिजर्व सीट्स कितनी है? कितनी है? 47। टोटल कीजिए कितना होता है? कितना होता है टोटल? 84 और 47, 131। तो हमारे देश में टोटल रिजर्व सीट्स कितनी है? 131 है। अब सवाल एक और आता है, कैसे डिसाइड किया? आपने डिसाइड कैसे किया कि 131 सीट्स रिजर्व्ड होंगी? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सिस्टम है ना रिजर्व सीट्स का, ये 10 सालों के लिए इंप्लीमेंट किया गया था कि 10 सालों तक, 10 साल के बाद ऑटोमेटिक समाप्त कर दिया जाएगा। पर हर 10 साल में संसद इसको क्या कर देती है? बढ़ा देती है। हर 10 साल में ये बढ़ता जा रहा है। ये आज आप देख रहे हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की खुद सीट क्या है? रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट। ये परमानेंट नहीं था, ये 10 वर्षों के लिए था, परंतु इसे प्रत्येक 10 वर्षों में संसद क्या कर रही है? बढ़ा दे रही है। वरना ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता? समाप्त हो जाता, क्योंकि इसका टर्म ही कितना था? 10 वर्षों का था। अब आधार क्या होता है? सीट को रिजर्व करने का आधार होता क्या है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कुल सीट है आपकी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट्स कितनी है पता है किसी को? अच्छा, ये मैं आपको मैप से बताऊंगा, रुको, वहां पे खाली जगह छोड़ी है मैंने इसके लिए। अभी इतना समझो आप। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फिर से चलते हैं पीछे, एक बार नजर मार लो आप लोग। ये क्लियर है? निर्वाचित सदस्य होते हैं, कार्यपालिका में आते हैं, पूर्ण बहुमत चाहिए तभी अपनी वो सरकार बनाते हैं। कहां पर? लोकसभा में। चलिए ठीक है। ये क्लियर है कि किस प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया, जनगणना किस आधार पर उसका आवंटन किया जाता है और किस प्रकार से राज्यों में उसको कहां रोक दिया गया? 1971 में रोक दिया गया। इसके बाद हमने देखा कि टोटल
543 सीट्स पर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। अधिकतम सीटें कितनी थी पहले, 552, अब कितनी है, 550। 530 सीटें कहां से आती हैं, राज्यों से, और 13 सीटें कहां से आती हैं, यूटी से आती हैं। फिर हमने देखी रिजर्व सीट्स, एससी सीट और एसटी सीट्स किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। एससी सीट्स कितनी रिजर्व्ड है, 84, और एसटी सीट्स कितनी रिजर्व्ड है, 47। अब ये रिजर्वेशन का आधार क्या होता है, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा स्टेट वाइज, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां निचला सदन होता है, पता है आपको, लोकसभा को क्या बोला जाता है, निचला सदन या लोकप्रिय सदन। अच्छा, लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं इसको, लोगों को प्रिय है, वाह क्या बात है। क्योंकि हमारी मुख्य कार्यपालिका किसके द्वारा चुनी जाती है, इसी सदन के द्वारा चुनी जाती है, और समग्र रूप से भारत के लोगों का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। संरचना देखिए, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य कहां से, राज्यों से, और 20 सदस्य कहां से। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, 20 सदस्य क्यों, जब हमने यहाँ भी बात की 13 सदस्य। तो वो इसीलिए क्योंकि अभी 7 सीटें इसमें नहीं ऐड हुई हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कुल सीट है 550, पर इलेक्शन केवल कितने में हो रहे हैं। अगर कल को ये 50 होंगी, 550, तो ये जो 7 सीटें एक्स्ट्रा हैं ये कहां से आएंगी, जो अभी नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहां की इतनी जनसंख्या ही नहीं है कि उन्हें 20 सीटें दी जाएं। आई बात समझ में। हो सकता है कल को कोई नया यूटी बड़ा होगा या यूटी को सीट देना होगा, तो उन्हें इस 7 में से ही क्या दी जाएगी, सीट दी जाएगी, अभी वर्तमान जो सीटों की संख्या उसके आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य कहां से आते हैं, और 13 सदस्य कहां से आते हैं। परंतु यूटीज के लिए कितनी रखी गई है, 20, पर आते केवल कितना है, 13 आते, इसलिए 543 सीटों पर ही आपके इलेक्शन होते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामित किया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था, जो कि अब क्या हो चुका है, समाप्त कर दिया जा चुका है। प्रतिनिधियों का चुनाव, राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। देखो, जो लोकसभा के आपके लोकसभा सांसद होते हैं, ये चुने किसके द्वारा जाते हैं, जनता के द्वारा। अब मुझे ये बताइए, जनता के पास इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए वोट देने की या इन्हें चुनने की, योग्यता क्या होनी चाहिए जनता की, बेटा सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, आपको यदि ब्रिटिश पीरियड याद हो, तो वोट देने के लिए किसी स्पेशल जगह से या फिर संभ्रांत लोग या फिर शिक्षित लोग या उच्च वर्ग के लोग आना चाहिए, जरूरी था, तभी आप क्या दे सकते थे, वोट। क्या हमारे देश में ऐसा है, हमारे यहाँ तो अनपढ़ व्यक्ति भी वोट दे सकता है, हमारे यहाँ तो जिस व्यक्ति ने कभी पुस्तक को हाथ भी ना लगाया वो भी क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। इसके बाद 21 वर्ष जिसकी आयु, वो क्या दे सकता, वोट। परंतु इस सिस्टम को क्या किया गया, समाप्त करके बदला गया, किस अमेंडमेंट के द्वारा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस 21 वर्ष की एज को कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। अर्थात 18 वर्ष के अब जो भी बालिग हैं वो क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, जो पहले कितना था, 21 वर्ष था। प्रतिनिधियों का चुनाव, राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1965 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी कैसे किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अर्थात यूटी से भी सदस्य आएंगे प्रत्यक्ष तौर पर, और राज्यों से भी आएंगे प्रत्यक्ष। अच्छा, ऐसा कौन है जिसे अभी भी नहीं पता है प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, सभी को क्लियर है, नहीं है तो पूछ लो, अभी बता दूंगा मैं, क्लियर है। फिर बात करते हैं योग्यता, किसकी योग्यता की बात कर रहे हैं हम, लोकसभा सदस्यों की। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 या उससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए, 25 वर्ष या उससे ऊपर। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद ने कानून द्वारा निर्धारित की हैं, और उसे भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आरक्षित सीट, अर्थात अभी हमने रिजर्व सीट की बात की जो एसटी और एससी के लिए है, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिसके लिए भी आरक्षित लागू होता है संबंधित होना चाहिए। अर्थात यदि एसटी सीट है वो रिजर्व, तो उस पर कौन लड़ सकता है इलेक्शन, केवल एसटी ही इलेक्शन लड़ सकता है, तो उसके पास वो आरक्षण होना चाहिए।
क्लियर है? इसके बाद कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पर क्या ये स्थायी सदन है? क्या ये स्थायी सदन है? नहीं, ये कैसा सदन है? ये अस्थायी सदन है, अर्थात ये भंग भी हो सकता है और बीच में इसका खंडन भी किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 वर्ष की समाप्ति से पहले इसे क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल पढ़ा है हमने, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। हम यहां बात करें 352 की। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि को एक बार में कितना? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं होगा। देखो, ये चीज मैंने आपको बता चुकी है, पढ़ा चुकी है कि आपातकाल के समय 1 वर्ष का टर्म बढ़ा दिया जाता है, परंतु आपातकाल यदि समाप्त हो गया और 1 साल का टर्म अभी बचा हुआ है, या 11 महीने का टर्म बचा हुआ है, या 10 महीने का टर्म बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं, 6 महीने तक ही अधिकतम वो अस्तित्व में रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अधिकारी, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या बोला जाता है? लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी। बिरला नहीं, बिरला है ना? ठीक है। ओम बिरला किस सीट से आते हैं? ये कोटा राजस्थान सीट से आते हैं। वह लोकसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रह सकता है, जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर एक नए अध्यक्ष का चुनाव ना करवा दे। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष बने रह सकते हैं जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं आ जाता। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन चलाएगा सदन? उपाध्यक्ष। इतना तो आपको पता चल गया है। और वही चीज राज्यसभा में भी चलेगी कि जब राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे तो कौन चलाएगा? उपसभापति चलाएंगे। कार्य देख लेते हैं। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है कार्यपालिका का चयन करना। अब ये कार्यपालिका बोल दिया इन्होंने, मतलब आपके पीएम भी बोल दिया। और अगर मैं केवल मंत्रिपरिषद लिख दूं तो समझ जाएंगे कि मंत्रिपरिषद का चयन भी कौन करता है? व्यक्तियों का एक समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करता है, जिसे आप कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। हाँ, जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो कार्यपालिका अक्सर हमारे दिमाग में आती है। इसको कैसे पता? आती है ना दिमाग में। शक्तियां देख लेते हैं। संयुक्त बैठक में निर्णय, आप सभी को पता है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको कि जो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन होता है आपका, आर्टिकल नंबर बताइए। बिल्कुल सही, आर्टिकल नंबर 108। तो इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता कौन होता है? यदि मैं आपसे बोलूं इस जॉइंट पार्लियामेंट का अध्यक्ष कौन होगा, तो कौन होगा? लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर? कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। और वोट टाई की स्थिति में भी निर्णायक मत देने का अधिकार किसका है? लोकसभा स्पीकर का। इसलिए बोला जाता है संयुक्त बैठक में निर्णय। किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाकर अंतिम निर्णय लिया जाता है। और आप जानते हैं कि इस संयुक्त सत्र को कौन आमंत्रित करता है? राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति करते हैं। अधिक संख्या में होने के कारण ऐसी बैठक में लोकसभा की राय प्रबल होने की संभावना होती है। लोकसभा का इतना ज्यादा उच्च दर्जा क्यों है जबकि निम्न सदन है? लोकसभा की बात को इतना क्यों अहम माना जाता है जबकि इसे निचला सदन बोला जाता है? क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है, हाउस ऑफ पीपल्स है ना, और ये देश लोकतांत्रिक देश है ना, इसीलिए। लोकतांत्रिक का मतलब पता है ना? पॉलिटी आदि खत्म हो चुकी। आप किसी ने पूछना लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्लास के बाहर जाएगा। अब बात करते हैं धन से जुड़े मामलों में शक्ति। धन से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होती हैं। एक बार जब लोकसभा सरकार का बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार। हम जानते हैं कि ऐसे कुछ बिल्स होते हैं जिसमें राज्यसभा भी वोटिंग करती है, ठीक है, और राज्यसभा से यदि वो पास नहीं हुए होते, मतलब ऐसे भी कुछ प्रस्ताव होते हैं, बिल्स होते हैं जो कभी एक्ट नहीं बन पाते, ठीक है, या जो पास नहीं हो पाते। परंतु जब मनी बिल की बात आती है, धन से संबंधित, तो राज्यसभा उस पर उसको अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है मनी बिल पे। अभी इसके बाद मैं आपको सारे बिल्स पढ़ाऊंगा, जो विधेयक हैं आपके, निधियां हैं, वो सब पढ़ाऊंगा। राज्यसभा अधिकतम इसे कितने दिनों तक? 14 दिनों तक ही रोक सकती है। इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है। हालांकि लोकसभा इस परिवर्तन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत
कर सकती है। ये लोकसभा की पावर है, धन विधेयकों से संबंधित। मंत्रिपरिषद से जुड़ी शक्तियां, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य, अच्छा इससे मुझे याद आया, लोकसभा के जो मंत्री होते हैं इनका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? व्यक्तिगत राष्ट्रपति, और सामूहिक संसद या लोकसभा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव जाहिर करते हैं तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। ये भी आपको पता है, हमने देखा है प्रधानमंत्री में। राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है इस प्रकार की कोई भी अविश्वास, क्योंकि राज्यसभा एक कैसा सदन है? स्थायी सदन है। अब यहां पर हम बात करते हैं, अच्छा मैंने आंध्र प्रदेश से लेकर कुछ एग्जाम्पल आपको बोला था, ठीक है। पहले हम आते हैं रिजर्व सीट्स पर वापस। देखो क्लियर है ना, कुल कितनी सीटों पर वोटिंग होती है आपकी? 543। इन पर इलेक्शंस होते हैं। 530 कहां से आते हैं? राज्यों से आते हैं। 13 कहां से आते हैं? यूटी से आते हैं। अधिकतम यूटी से कितने आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं रिजर्व सीट्स की। हमने देखा था एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व थी? 84। ठीक है, एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व थी? 80, ओ सॉरी 40। कुल सीटें 131 रिजर्व सीटें। अब सवाल ये आता है कि आपने डिसाइड कैसे किया कि कितनी सीट्स रिजर्व होंगी? इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया कि किसी भी राज्य की, ध्यान से सुनना, किसी भी राज्य की कुल लोकसभा सीट्स और उस राज्य में निवास करने वाली कुल एससी एसटी का जो प्रतिशत है उसका प्रतिशत होगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अरुणाचल प्रदेश की सीट्स कितनी है? 25 है। और अरुणाचल प्रदेश में एसटी एससी जो जनसंख्या है वो है कितनी? 16%। तो कुल सीटों का जो जनसंख्या है वो प्रतिशत आप निकाल दीजिए, उतनी सीट रिजर्व रखी जाएंगी एसटी और एससी के लिए। मैं करके बताता हूं। अर्थात हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुल सीटें कितनी है? 25 सीटें हैं। यहां पर एसटी एससी जनसंख्या कितनी है? 16%। ये समझ में आया? कुल सीट्स कितनी है? 25 सीट्स हैं। जनसंख्या एसटी एससी की कितनी है उस राज्य में, आंध्र प्रदेश में? तो 25 का 16% आप निकालेंगे, जो डेटा निकल कर आएगा उतनी सीट्स आप रिजर्व रखेंगे उस राज्य में। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। और 25 का 16% कितना होता है? 4। अर्थात 4 सीट्स आपको रिजर्व रखनी पड़ेंगी। किसके लिए? एसटी और एससी के लिए। और ये हर राज्य में ये फॉर्मूला काम करेगा। टोटल सीट्स कितनी निकलेंगी? 131। अब एक सवाल और, कौन सी सीट रिजर्व्ड होगी ये आप कैसे डिसाइड करोगे? आपने ये बता दिया कितनी सीट रिजर्व्ड होंगी और कैसे होंगी, ये समझ में आ गया। कौन सी सीट रिजर्व्ड होगी, किस जिले की सीट रिजर्व्ड होगी या किस क्षेत्र की सीट रिजर्व्ड होगी, ये आप कैसे बताओगे? तो इसका सिंपल सा आधार है कि जिस भी क्षेत्र में एसटी और एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, कुल मिलाकर सबसे ज्यादा होगी, उस सीट को रिजर्व रख दिया जाएगा एससी और एसटी। अर्थात अगर हमें 4 एसटी एससी सीट रिजर्व रखनी है, अगर हमें 2 एससी रखनी है, तो सबसे ज्यादा जहां एससी रहते हैं उन्हें रिजर्व कर दो। किसके लिए? जहां सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं उन्हें रिजर्व कर दो। किसके लिए? और ऐसा नहीं है कि वोट केवल एसटी और एससी देंगे, वोट देने का अधिकार सभी को। आज हम जिस जिले पर निवास कर रहे हैं यहां सीट रिजर्व है किसके लिए? एसटी के लिए। पर क्या केवल एसटी वोट देते हैं? आप सभी वोट देते हैं, तो वोट देने का अधिकार सभी के पास है। ये वो लिस्ट है जो लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। यहां पर आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा लास्ट थर्ड में। कितनी सीट्स दिख रही हैं? 80 सीटें दिख रही हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। इस पे हमारा राज्य भी दिख रहा होगा आपको, मध्य प्रदेश। कितनी सीट्स हैं? 29 सीट्स है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे बहुत कम सीटें हैं, जैसे कि आपका, अच्छा इसमें यूटीज नहीं है क्या? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इसमें यूटीज की सीट्स नहीं है, है ना? यूटीज की सीट्स का इसमें केवल 28 राज्यों का डेटा है। तो इस प्रकार से सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं। तो देखो कुल सीटें कितनी है पता है? कुल सीट्स में रिजर्व सीटें कितनी है? टोटल कितनी रिजर्व सीट्स? यदि मैं आपसे बोलूं 543 सीट्स हैं कुल हमारे पास जिसमें इलेक्शंस होते हैं, उस पर आरक्षित सीटें कितनी है? 131 है एसटी और एससी के लिए।
हमने कैसे डिसाइड किया कि कितनी सीटों को आरक्षित रखा जाएगा? कि कुल जितनी भी सीटें आवंटित की गई हैं उस राज्य के लिए, एक डेटा हो गया। फिर उस राज्य में निवास करने वाली एसटी एससी की कुल प्रतिशत को आप निकाल दीजिए, अर्थात 25 का 16% निकाल दीजिए, आंसर आ रहा है 4, तो 4 सीटों को रिजर्व रखा जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ऐसे देखते हैं कि किसी राज्य की 100 सीटें हैं, ठीक है, उस पर एसटी एससी निवास करने वाली जनसंख्या मान के चलते हैं 30% है, तो 100 का 30% कितना होगा? 30, तो 30 सीटों को क्या रख दिया जाएगा? सबसे सरल, समझ में आया? तो 30 सीटों को क्या कर दिया जाएगा? आरक्षित रख दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छे समझ में आई? ये थी आपकी लोकसभा। लोकसभा में योग्यता क्या होती है? क्लियर है? लोकसभा में वोट देने की योग्यता क्या है? केवल भारत के नागरिक होने चाहिए और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर दिए होने चाहिए, ये होती है योग्यता। कितनी सीट्स है कुल मिलाकर? 550 अधिकतम सीट्स हैं। इलेक्शंस कितनी सीटों पर होते हैं? 543। और जब भी ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन होता है तो हमेशा उच्च भाग किसका होता है, या ऊपर कौन होता है? लोकसभा। उच्च भाग किसका होगा? लोकसभा का होगा। ये हो गया आपका लोकसभा। ठीक है? लोगों को चुनने का अधिकार क्या है आपका? जनता का अधिकार है। और लोग किस आधार पर आ सकते हैं? अपने क्षेत्र से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हुए आ सकते हैं। यदि वो ऐसे क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो एसटी और एससी के लिए रिजर्व्ड है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या होना अनिवार्य है? जिस क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में वो एसटी या एससी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है, तभी वो वहां इलेक्शन लड़ सकते। क्या कोई जनरल का व्यक्ति या फिर कोई ओबीसी का व्यक्ति एसटी या एससी क्षेत्र से इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं, क्योंकि वो मतदाता सूची में और उस क्षेत्र में रजिस्टर्ड ही नहीं है, पंजीकृत ही नहीं है एसटी और एससी के रूप में। क्लियर है? ये था आपका लोकसभा। अब हम चलते हैं सीधे उच्च सदन की ओर। उच्च सदन अर्थात आपका राज्यसभा। ये रहा आपका राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। और राज्यसभा किस हाउस से प्रेरित है आपका? ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और इसे और क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट, अर्थात राज्यों की परिषद। ठीक है? बहुत ज्यादा हम जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। लोकसभा में कोई डाउट है तो बताओ, रुक कर हम उस चीज को समझेंगे। कुछ समझ में नहीं आया हो लोकसभा में तो बताओ कि हमें नहीं समझ में आ रहा रिजर्वेशन कैसे दिया जा रहा है, या हमें नहीं समझ में आ रहा है कि लोग चुनकर किस प्रकार से आ रहे हैं। देखो, लोकसभा भंग कैसे होती है, आप लोगों को मैंने मंत्रिमंडल पढ़ाया है, प्रधानमंत्री पढ़ाया है, उसमें सारी चीजें बताई हैं। इसलिए हम केवल सदस्यों पर फोकस कर रहे हैं कि लोकसभा में सदस्य किस प्रकार से आते हैं। ठीक है? आज तक आप लोगों को ये पता होगा कि 550 सीटें होती हैं, पर अक्सर हम बोलते थे 543 सीटों पर ही इलेक्शन होते हैं, तो वो चीज आज क्लियर हो गई। रिजर्व सीटें चुनने का आधार क्या होता है, ये क्लियर हो गया। कभी सवाल आया होगा कि इसी क्षेत्र को क्यों बनाया? अच्छा, ये सवाल जरूर आया, ये चीज आपको जरूर पता होगी कि हाँ, इस क्षेत्र में एसटी ज्यादा रहते हैं इसलिए एसटी रिजर्व्ड है। पर ऐसे तो फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एसटी ज्यादा रहते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं रिजर्व्ड कर दिया? तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो कुल सीटें हैं और कुल परसेंटेज जो रहता है उसका वो परसेंट निकाल दीजिए, और जो कुल सीटें निकलेंगी वो आपको रिजर्व रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा लोकसभा में कोई समस्या है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? हम्म। दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं कौन? आप कौन है? हम कौन? आप यदि एस टी एस सी हैं? नहीं। हाँ। हाँ। हाँ, आपको वहां पे एज अ वोटर क्या होना होगा? पंजीकृत, रजिस्टर्ड होना। बिल्कुल लड़ सकते हो, घर बदल दो अपना। ठीक है? अच्छा, अरे मुझे एक बात बताओ, आप मोदी जी क्या बनारस में रहते हैं? मोदी जी बनारस में रहते हैं, वाराणसी से इलेक्शन लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो गुजरात में जिस जिले पे उनका घर था वहीं से वो इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ तक कि सांसद आपके दो दो डिस्ट्रिक्ट से भी, या डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इलेक्शंस नहीं होते हैं, क्षेत्रों के हिसाब से होते हैं। है ना? एक से अलावा आपने राहुल गांधी को देखा होगा, 2 सीटों से लड़े थे वो। कर्नाटक में वायनाड सीट से भी लड़े थे। और यूपी की सीट कौन सी थी उनकी? अमेठी से वो हार गए थे। है ना? क्योंकि उन्हें पता था कि अमेठी, जबकि अमेठी बोला जाता है ना एक पैतृक संपत्ति होती है, अमेठी पैतृक संपत्ति थी कांग्रेस की, क्योंकि वो उनके हमेशा परिवार से चली आ रही थी, वहां कभी कांग्रेस नहीं हारती थी। पर वहां पे वो हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई। उन्हें पता था कि मैं हारने वाला हूं, इसलिए वो 2 जगह से इलेक्शन लड़े, एक अमेठी और एक
वायनाड, और वो जीते कहाँ से? वायनाड से, वरना लोकसभा मेंबर नहीं रह जाते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में भी जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसकी जहां इच्छा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी अभी इलेक्शन लड़ते थे आपके, तो किसी भी जिले से इलेक्शन लड़ सकते थे आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम वहां पर लागू नहीं होता है। और कोई सवाल? तो वो एक सीट चूज करेंगे, दोनों जगह से वो सांसद नहीं रह सकते, एक सीट से उन्हें क्या होना, एक सीट को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और जिस सीट को वो छोड़ेंगे वहां पर फिर क्या होंगे, आपके उपचुनाव होंगे, री इलेक्शन होंगे। हाँ, वो खुद से, अब दोनों में जीते हैं तो खुद से ही चूज करेंगे, जनता थोड़ी बताएगी कि हमारे पास रहो आप। ठीक है, और कोई सवाल? हम्म। जिस क्षेत्र में एसटी ज्यादा रहते हैं वो एसटी के लिए, जिस क्षेत्र में एससी ज्यादा रहते हैं वो एससी के लिए। जैसे आज हमारा क्षेत्र रिजर्व्ड है एसटी के लिए, क्योंकि यहाँ एससी ज्यादा नहीं रहती, यहाँ ज्यादा क्या रहती है, एसटी ज्यादा रहती है, इसीलिए जनसंख्या के हिसाब से, उस ट्राइब की या उस कास्ट की जनसंख्या के हिसाब से। और कोई सवाल? आपकी इच्छा ना, पूरे देश से इलेक्शन लड़ लो आप, ठीक है, जीत सकते हो तो लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ? बिल्कुल हो सकते हैं, तभी तो इलेक्शन लड़ते हैं, किया जा सकता है, तभी तो इलेक्शन लड़ते हैं, वरना आपका पंजीकरण कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा, रद्द नहीं कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो दिया मैंने आपको, लास्ट इलेक्शन का, राहुल गांधी का, 2 सीटों से एक साथ इलेक्शन लड़ा उन्होंने, लड़ा था, और एक सीट से जीते, एक सीट से हार गए, तो हारे भी नहीं कहलाए, जीते भी नहीं कहलाए, सीट तो आज भी लोकसभा मेंबर है। क्लियर है? अब बढ़े राज्यसभा की ओर। राज्यसभा अर्थात बड़ा सदन, अर्थात उच्च सदन, महान लोगों का सदन, बड़े लोगों का सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों का सदन। ये प्रतिनिधित्व करता है राज्यों का, करता है, क्योंकि यहां सदस्य किसके द्वारा भेजे जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इसके इलेक्शन में आपके विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये चीज आप क्लियर रखना। इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य, केवल और केवल राज्य विधानसभा। चलिए, ये तो क्लियर है, ठीक है। ये बताइए कि राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, कितनी सीट्स हैं? 250 सीटें हैं कुल, बिल्कुल सही बात है, 250 सीटें हैं, कुल सीटें हैं। ठीक है, अब सवाल बदलते हैं, कितनी सीटों पर इलेक्शन होते हैं? 200, 245। कितनी सीटों पर इलेक्शन होते हैं? 245। अच्छा, 245 पूरी की पूरी सीटों पर इलेक्शन नहीं होते हैं, इसमें से 12 सदस्य कहां से आते हैं? राष्ट्रपति जी अपने सेवा प्रदान करते हैं, इन्हें भेजकर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या निर्वाचित, मनोनीत अपॉइंट किए जाते हैं 12 सदस्य। ठीक है, टोटल आपके 245 मेंबर्स होते हैं, जिसपे जो राज्यसभा में बैठते हैं, इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब लोकसभा अगर आपने समझ ली ना, तो राज्यसभा आपके लिए थोड़ी सी हलवा पूरी जैसी हो जाएगी, आसान है। मतलब क्यों? क्योंकि हमने जो रिजर्वेशन देखा था लोकसभा में, वो राज्यसभा में नहीं होता। याद रखिएगा, राज्यसभा की सीटें आरक्षित नहीं होती, आरक्षित नहीं। क्लियर है? राज्यसभा की सीटों में आरक्षण नहीं होता है, हर जगह आरक्षण नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं राज्यसभा को। यह उच्च सदन कहलाता है, द्वितीय सदन कहलाता है। यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करता है? वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? जनता का कर रहा था। ये किसका करता है? इसे क्या बोला जाता है? मैं अपने सवाल की ओर वापस लौटूंगा, जो मैंने आपसे कल पूछा था कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों बनाया गया और उसे अस्थायी क्यों बनाया गया। मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, ठीक है? इसे क्या बोला जाता है? स्थायी सदन, क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4 जो किससे संबंधित है? राज्यसभा की सीटों से। अच्छा, राज्यसभा की सीटों से संबंधित है, तो हम देखते हैं ये जो सीटें हैं आपकी राज्यसभा सीटें, ये राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है, इसका आधार बताइए जरा मुझे, क्या है इसका आधार? लोकसभा सीटों का आधार तो जनसंख्या थी 1971 की,
राज्यसभा सीटों के आवंटन का आधार क्या है? चलो ऐसा नहीं है, कुछ अलग होना जरूरी है, ठीक है। इसका भी आधार क्या है? जनसंख्या। ऐसा कुछ जरूरी है, कुछ बदलाव होना जरूरी ही है? नहीं है ना, तो इसका भी क्या है? जनसंख्या। राज्यसभा सीटों का आवंटन का आधार क्या है? जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उस हिसाब। अच्छा, इसमें बहुत शानदार फॉर्मूला चलता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये समझ गए ना? ये भी देख लो, क्योंकि मैं तुरंत बता देता हूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर दिमाग से चीज निकल जाती है कि बताना था। देखो, मैंने आपको बताया कि आपको लोकसभा में किस प्रकार से सीटों का आवंटन होता है, ठीक है। अब आप समझो राज्यसभा में किस प्रकार से सीटों का आवंटन होता है। मान के चलते हैं किसी राज्य की ध्यान से समझना इस चीज को, किसी राज्य की जनसंख्या, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं कि 90 लाख है। कितनी है? 90 लाख है। तो इसमें कितनी राज्यसभा सीटें होंगी? नहीं, आपने 9 बोला, ये गलत है। 9 नहीं होंगी। इसमें एक बहुत शानदार फॉर्मूला काम करता है। 50 लाख तक की जनसंख्या में, सुनना ध्यान से, 50 लाख मतलब होता है 5 मिलियन, ठीक है। 50 लाख तक की जनसंख्या में हर 10 लाख में एक सीट दी जाएगी। समझ गए? समझ गए? लिख दूं? पहले बताओ, क्लियर है ये चीज? 50 लाख तक की जनसंख्या में हर 10 लाख में एक सीट दी जाएगी, अर्थात बताना आप मुझे, है ना। 50 लाख तक की जनसंख्या में प्रत्येक 10 लाख में एक सीट अलॉट की जा सकती है। तो कितनी सीट अलॉट होंगी? 50 लाख तक में 10 लाख में एक सीट मिलेगी, तो 50 लाख में कितनी सीट? 5। वो टाइम एंड वर्क जैसा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, कि मैच चल रही है। कितनी सीट है? 5 सीट हर 10 लाख में। और 50 लाख के बाद हर एक सीट 20 लाख में अलॉट की जाएगी। आई बात समझ में? 50 नहीं आई समझ में? देखो लिख के बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं। 50 लाख तक की जनसंख्या में प्रत्येक 10 लाख में एक सीट। 50 लाख के बाद, 50 लाख के बाद प्रत्येक 20 लाख की जनसंख्या में, 20 लाख की जनसंख्या में एक सीट। अब मुझे एक चीज बताओ, 90 में से 50 निकाल दिया, यहां ध्यान दो, 90 में से 50 निकाल दिया, कितनी सीट हो गई? बची कितनी सीट है? 40 लाख। 40 लाख में से राज्यसभा की कितनी सीटें निकली? बिल्कुल सही, कितनी? 2 सीट्स, अर्थात कुल सीटें कितनी? 7। तो 90 लाख जिस राज्य की जनसंख्या होगी, वहां पे कितनी राज्यसभा सीटें निकली? ये फॉर्मूला होता है सीटों के आवंटन का। क्लियर है? कहां की सीटों के आवंटन का? राज्यसभा की सीटों के आवंटन का। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? चलो फिर से इन लोग आ गए। संरचना देखते हैं, और सीटों का आवंटन किसमें बताया गया है? अनुसूची नंबर 4 में। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है, जिसमें से 238 सदस्य कहां से आते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से ही, राज्य और 12 सदस्य कहां से आएंगे आपके? राष्ट्रपति द्वारा चुनकर आएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 229 सदस्य कहां से आते हैं? और 12 सदस्य कहां से आते हैं? नहीं, 4, 200, हाँ सॉरी, 229 और 4 कहां से आते हैं? इसको टोटल कर लो ना, अब कितना हो गया? 233 हो गया। 233 सदस्य कहां से आते हैं? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। और 12 सदस्य कहां से आते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। तो अभी इसीलिए 245 सीट्स पर ही क्या होते हैं आपके? इलेक्शंस होते हैं। कुल सीटें कितनी? 250। इलेक्शंस कितने पे हो रहे हैं? 245। 245 में से कितने? 233 सदस्य कहां से आ रहे हैं? राज्य व यूटी से। और राज्य और यूटी में भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो 229 और 4 मेंबर्स, और बचे हुए 12 सदस्य आपको पता है कहां से आते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए
ये हो गया। इसके बाद योग्यता, भारत का नागरिक कम से कम आयु कितनी, 30 वर्ष। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार वही राज्य मतदाता के उसमें क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। 2003 में यह घोषणा किया गया कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो। तो राज्यसभा में भी हमने वही सिस्टम देख लिया कि वो किसी भी राज्य में रहता हो तब भी वो किसी भी राज्य से इलेक्शन लड़ सकता है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। अब हम वापस आते हैं स्थायी सदन की ओर, ठीक है। देखना, इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं। अब ध्यान से समझना, स्थायी सदन अर्थात कभी ना भंग होने वाला सदन। इसका कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष। तो सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है कि इसको स्थायी सदन क्यों बनाया गया, हाँ या नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब चलते हैं 6 वर्ष क्यों डिसाइड किया गया और क्यों इसको स्थायी सदन बनाया गया। आप एक चीज बताइए, लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं हर 5 वर्ष में। अगर लोकसभा में हर 5 वर्ष में इलेक्शन होते और राज्यसभा में हर 6 वर्ष में इलेक्शन होते, इस चीज को आप समझना। 2014 में हमने देखा कि एक लहर आई, उस लहर को नाम दिया गया मोदी लहर, और वो आज तक चली रही है, ठीक है। आइए, सभी को पता है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि उस ब्रांड के नाम पे ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नेता अपने सीटों से इलेक्शन जीत गए जो शायद कभी जन्मों में वो जीत नहीं पाते। पर केवल इन व्यक्ति के अलावा, इन व्यक्ति के लिए कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर सब देखना चाहते हैं, लोगों ने क्या किया, वोट दिया। जिस वजह से पूर्ण बहुमत कहां प्राप्त हुआ, लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। अगर प्रत्येक 6 वर्ष में राज्यसभा भंग होती, वो स्थायी नहीं होती, तो वहां पर भी वोटिंग होती हर 6 वर्ष में। और देश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, अब माहौल बना है कंप्लीटली, मोदी लहर चल रही है, मोदी को बनाना चाहते हैं। आज आप देखो, कम से कम 17 से ऊपर राज्यों में आज मोदी भाजपा की सरकार बनी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है, राज्यसभा में भी सभी के सभी पूर्ण बहुमत से किसके सदस्य बैठ जाते, भाजपा। जस्ट इमेजिन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। पर बहुत जल्द ये होने वाला है, मैं आपको बता दूं। अभी क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा सीट्स में, और उसमें ऐसे क्षेत्रों में भाजपा ने राज्यसभा सीटें ले गई जहां उनको बहुमत ही प्राप्त नहीं था। मतलब वहां के विधायकों का उन्हें बहुमत ही प्राप्त नहीं था। ऐसा क्यों नहीं हो, ऐसा ना हो, इसीलिए इसको क्या बनाया गया, और ये सिस्टम बनाया गया कि हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्यों को क्या किया जाएगा, सेवानिवृत्त। पर अभी भी मुझे सवाल का जवाब ये नहीं मिला कि ऐसा रोका क्यों जा रहा था, क्यों नहीं होने दिया गया। हो जाते हर 5 वर्ष में इलेक्शन, हो जाते हर 6 वर्ष में इलेक्शन, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल सही, किसे रोकने के लिए, मोनोपोली को रोकने के लिए। अर्थात अगर एक ही पार्टी को या एक ही सरकार को इसमें भी बहुमत मिल जाता, इसमें भी बहुमत मिल जाता, बचा तीसरा व्यक्ति आपका कौन, जो तो इनकी ही कृपा से बैठ रहे हैं। तब यहां भी बिल पास हो गया, यहां भी बिल पास हो गया, यहां पे बिल में साइन हो गए, और वो बन गया कानून। और सरकार ऐसे में तानाशाही का रूप भी अपना सकती थी, है ना। और जब हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर राज्य में एक ही गवर्नमेंट बैठी हो, है ना। और उसमें भी एकल संक्रमणी प्रणाली से मतदान होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसी सरकार का व्यक्ति क्या बन जाए, राज्यसभा में मेंबर बन पाए। तो अभी भी राज्यसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था, अभी भी नहीं है, पर होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, होने वाला है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, इसको बना दिया गया स्थायी सदन। अब एक और सवाल आता है कि इसको स्थायी सदन बनाया गया था जब, हम जानते हैं 1952 वो वर्ष है जब आपके पहली बार क्या हुए थे, आम चुनाव हुए थे, और आपकी राज्यसभा का भी क्या किया गया था, गठन किया गया था। जानते हैं, पता है आप लोगों को। अच्छा, फिर से मुझे बताओ, आपको ये चीज क्लियर हो गई स्थायी सदन क्यों नहीं बनाया गया, ताकि एकदम से देश का जो माहौल चल रहा है उस माहौल में कंप्लीटली एक ही पार्टी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त ना कर ले, इसे रोकने के लिए क्या किया गया, एक को स्थायी बनाया गया, एक को अस्थायी बनाया गया। अब अगला सवाल, ये आम चुनाव हुए 1952 में, यहां राज्यसभा का गठन भी हो गया, दोनों ही एक ही वर्ष में गठित हुए थे। अब इसका कार्यकाल था 5 वर्ष का, ठीक है। अर्थात 1957 में जाकर इसे भंग हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए।
इसका कार्यकाल कितना है? ये कार्यकाल है आपका 5 वर्ष का, इसे ध्यान से समझना। और इसका कार्यकाल कितना? तो इसे भंग होना था कब? 1950। पर एक प्रॉब्लम है, अगर 1958 को राज्यसभा भंग हो गई तो सारे के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे? रिटायर, यानी राज्यसभा भी खाली हो जाएगी। तो ये स्थायी सदन कैसे कहलाएगा फिर? तो फिर ये स्थायी सदन कैसे कहलाएगा? है समस्या, कैसे कहलाएगा? तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अपनाया गया। मानना पड़ेगा हमारे संविधान निर्माताओं को और उस समय की सरकारों को कि किसी भी चीज को बनाने के लिए, सिस्टमेटिक चलाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग की जाती थी। तो अब हम इस पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी चीजें हम समझ चुके हैं। 5 वर्ष कार्यकाल होता है, हर 5 वर्ष में बदलती है, बीच में भंग हो सकती है। हमारे सारे सवाल किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? स्थायी सदन, स्थायी सदन, स्थायी सदन। तो अब हम चलते हैं स्थायी सदन की ओर। देखिए क्या किया गया 1952 में। राज्यसभा को बनाना था क्या? स्थायी सदन। राज्यसभा बननी थी स्थायी सदन। तो बोला गया कि भाई साहब क्या किया जाए, अगर हमने 6 वर्ष का इसका कार्यकाल रखा है तो 6 वर्ष के बाद तो सारे के सारे मेंबर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, फिर नए मेंबर्स आएंगे, तो ये तो भंग होता जाएगा हर 6 वर्ष में। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, देखो 1952 में हम सदस्यों को चुनते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल इनका कब खत्म होगा? 1958 तक। इन्होंने बोला इन सारे मेंबर्स को 1/3 में डिवाइड कर दो, यानी कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कर दो। अब जो 1/3 मेंबर है, ध्यान से देखना, जो 1/3 मेंबर है इन्हें आप सेवानिवृत्त कीजिए 1954 में, अर्थात कितने वर्षों में? 2 वर्ष के पश्चात आप इन्हें क्या कर दो? सेवानिवृत्त कर दो। जो आगे के 1/3 मेंबर है इन्हें आप सेवानिवृत्त कर दीजिए 1956 में, अर्थात कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष के बाद। जो बाकी के 1/3 मेंबर्स हैं इन्हें आप कब कीजिए? 1958, अर्थात कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। बेहतरीन आइडिया, शानदार तरीका। हर यहां पे मेंबर खाली होंगे, फिर इलेक्शन होंगे, फिर 4 वर्ष बाद खाली होंगे, अर्थात जो फॉर्मूला बनाया गया कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, वो फॉर्मूला अब काम कर रहा है। पर एक सवाल यहां फिर से आता है, तुम लोग भी पूछ लिया करो, सारे सवाल भी मैं बताता हूं, जवाब भी मैं देता हूं। एक सवाल भी ये आता है कि कौन 2 वर्ष बाद होगा, कौन 4 वर्ष बाद होगा? सबको 6 वर्ष रहना है, सभी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय वो कहाँ रहे। तो इसके लिए अपनाया गया लॉटरी सिस्टम। अब लॉटरी सिस्टम आप लोगों को पता है, लॉटरी सिस्टम में जिसके नाम निकले 2 वर्ष के लिए वो 2 वर्ष, जिसके नाम निकले 4 वर्ष के लिए वो 4 वर्ष, जिसके नाम निकले 6 वर्ष के लिए वो 6 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा किए और वो सेवानिवृत्त होते चले गए। 2 वर्ष के बाद राष्ट्रपति जी ने उन्हें हटाया उस पद से, 4 वर्ष बाद राष्ट्रपति जी ने हटाया, 6 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते चलेगा। और ये जो फॉर्मूला है, अब जो चुने जाते हैं वो पूरा का पूरा टर्म पूरा करते हैं। कितना? 1958 के बाद जो भी सदस्य बने वो अपना पूरा टर्म पूरा करते हैं। कब? कितने वर्ष का? अर्थात 1954 में ये जो 1/3 मेंबर रिटायर हुए थे और इनकी जगह जो नए मेंबर आए थे, न्यू मेंबर्स आए थे, इन्होंने कितना कार्यकाल पूरा किया? पूरा का पूरा 6 वर्ष कार्यकाल पूरा किया। यहां पर 1956 में जो 1/3 नए मेंबर आए उन्होंने भी पूरा का पूरा अपना 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। इस प्रकार से ये सदन हमारा आज भी कैसा सदन बना हुआ है? स्थायी सदन बना हुआ है। इस प्रकार से ये अस्तित्व में आया और चल रहा है। क्लियर है? 1952 में बनने के बाद भी, इलेक्शन होने के बाद भी हमारा ये सदन कैसा बना हुआ है। अब अंतिम चीज ये है कि इसमें इलेक्शन कैसे होते हैं, तो इसमें भी इलेक्शन कैसे होते हैं? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा, परंतु गुप्त रूप से नहीं। ठीक है? क्लियर है ये चीज? ये है आपकी राज्यसभा। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रतिनिधियों का चुनाव, राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। इसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करता? राज्य विधान परिषदों के सदस्य। राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में
देखो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य वे होते हैं जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। कुल मिलाकर जो हाईलाइटेड लोग होते हैं जिन्होंने देश सेवा में अच्छे काम किए, उन्हें राष्ट्रपति कहाँ बैठाते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि बिना चुनाव हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदन में जगह दी जा सके। अधिकारी, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि आप एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति महापुरुष होकर भी इलेक्शन हार सकते हैं। इलेक्शन में कुछ भी होता है, क्योंकि है ना, चीजें पलट जाती है रातों रात। हमारे यहाँ पर लोग बिक जाते हैं। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आपको पता है, इनसे आप बहुत अच्छे से फ्रेंडली हो चुके हैं। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसकी अनुपस्थिति में कौन करते हैं? उपसभापति करते हैं। अब तो बच्चों वाली चीजें लगने लगी होंगी, ये लग रही हैं? भूल तो लग रही है कि नहीं लग रही है। कार्य क्या होता है? लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें बदलने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु हम जानते हैं कि धन से संबंधी विधेयकों को ये नहीं रोक सकते। अधिकतम कितने दिन? 14 दिन। यह कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और कानून बनाने के लिए राज्यसभा से एक विधेयक पारित करने की आवश्यकता होती है। कानून बनाने की प्रक्रिया राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है और लोकसभा से, सेम एज महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है और लोकसभा से भी शुरू हो सकती है। शक्तियां, राज्य से संबंधित मामले। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले में उसकी सहमति और अनुमोदन उसके पास भेजना अनिवार्य है। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले में राज्य सूची में हटाना, इस बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये है आपका 249 आर्टिकल नंबर, इस बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। इसके बाद, अच्छा लास्ट में ही आ गए हम, ये है कुल सीटें आपकी, कहाँ की? राज्यसभा। बेटा लोकसभा को पीछे छोड़ा है, हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा की। ठीक है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें कहाँ दिख रही हैं? क्योंकि इसका आधार क्या था? जनसंख्या इसका आधार था। हमारा प्यारा हृदय प्रदेश कहां पर है? मध्य प्रदेश, ये है। कितनी सीट्स हैं? अच्छा, अब कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु बताइएगा, कुल सीटें कितनी? 250। ठीक है, अभी निर्वाचन कितनों में होते हैं? 245। 245 में से चलो इसको बांटते हैं। 233 सीट्स कहां से आती हैं? स्टेट एंड यूटी से। 12 सीट प्रेसिडेंट द्वारा। इन 233 में स्टेट से कितनी आती हैं? 2 ना, यूटी से 4। यहां तक क्लियर है? हम जानते हैं कि राज्यसभा में रिजर्व सीट्स नहीं होती। क्लियर है? लोकसभा में थी कितनी थी कुल? 131 थी, इसमें रिजर्व सीट्स नहीं होती हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं राज्यसभा की कुछ प्रमुख शक्तियां, और इन तीनों शक्तियों के बारे में आप जानते हो। देखो, शक्ति नंबर 1, आर्टिकल नंबर 249, बताइए क्या है? बिल्कुल सही। राज्यसभा संसद में एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, रेजोल्यूशन पास कर सकती है जिसके आधार पर संसद किस विषय पर? राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। कानून बना सकती है। ये शक्ति किसके पास है? केवल ये शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। ये शक्ति केवल और केवल किसके पास है? राज्यसभा के पास है। किस विषय पर कानून बनाने की? राज्य सूची। राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी, कहां पर? संसद में, और संसद फिर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह है पहली पावर किसकी? राज्यसभा की। दूसरी पावर, आर्टिकल नंबर
312 ये बताएगा क्या है? कोई जानता है आर्टिकल नंबर 312 क्या है? देखिए, अखिल भारतीय, यहां पर एक शब्द और लिखूंगा मैं, नवीन, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अर्थात नई एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस अगर बनानी है, इंडियन सर्विसेज बनानी है, तो उसका अधिकार किसके पास है? केवल, अभी भारत में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला IAS, IPS, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। ये केवल 3 ही पोस्ट हैं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इन 3 सेवाओं के अलावा यदि कोई नई चौथी अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है, जैसे आपने सुना होगा बहुत समय से बातचीत चल रही है इंडियन जुडिशरी सर्विसेज के ऊपर, है ना, तो वो बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और अंतिम पावर जो आप जानते हैं, जो 352, 356 और 360 में आपको देखने मिली थी। अर्थात आपातकालीन उपबंधों में जब भी लोकसभा अपने अस्तित्व में नहीं है और भंग हो चुकी है और इन 3 आपातकालों में से किसी को इंप्लीमेंट करना है, तो उस स्थिति में राज्यसभा की स्वीकृति के आधार पर ही उस आपातकाल को लगाया जा सकता है, जब तक कि लोकसभा अस्तित्व में नहीं आ जाती। और लोकसभा जब अस्तित्व में आती है तो 1 महीने के अंदर लोकसभा से क्या लेना होता है? समझ में आया? तो आपातकाल के समय जब भी आपातकाल आपका लगता है और लोकसभा क्या हो, लोकसभा अस्तित्व में ना हो, तो केवल किसकी स्वीकृति से? केवल राज्यसभा की स्वीकृति, क्योंकि ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, तो ये हमेशा अस्तित्व में रहेगा। तो केवल राज्यसभा की स्वीकृति पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। ये 3 स्पेशल पावर्स हैं किसकी? राज्यसभा की। तो ये हो गया आपका क्या? राज्यसभा। क्लियर है? तो आज हमने लोकसभा के बारे में सारी चीजें देख ली, राज्यसभा के बारे में सारी चीजें देख ली। अब क्या मैं मान के चलूं सारे डाउट्स क्लियर हैं आपके? अब राज्यसभा से संबंधित कोई डाउट है तो बताओ। ये संसद से संबंधित कोई भी डाउट है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी डाउट है बताओ। कार्यकाल समझ में नहीं आया, इलेक्शन समझ में नहीं आया, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रहा, रिजर्वेशन समझ में नहीं आ रहा है, रिटायर होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। देखो जैसे सरकारी नौकरियां होती हैं, एज लिमिट होती है 62, तो 62 के बाद कोई इस्तीफा नहीं देते, वो रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए बोला जाता है राज्यसभा के सदस्य रिटायर होते हैं। पद से हटाना बोला क्या मैंने? वो केवल 1952 के लिए था। क्यों? क्योंकि हमें उसको स्थायी सदन बनाना था, इसलिए हमने पहले सदस्यों को 2 वर्षों में हटाया, 1/3 को, फिर 1/3 को 4 वर्ष में हटाया, फिर 1/3 को 6 वर्ष में हटाया। उसके बाद ये सदन आज तक अच्छे से वर्क कर रहा है, हर 6 वर्ष में ही इसमें रिटायर होते हैं सदस्य, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद। और कोई समस्या? क्लियर है सारी चीजें? तो लोकसभा, संसद, राज्यसभा एकदम अच्छे से क्लियर है। देखो ऐसी बहुत सारी चीजें आज आपने देखी हैं जो पीपीटी में नहीं लिखी, ठीक है, जो शायद रिजर्वेशन वाली चीजें हैं, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भले ही 2x में देखना, पर लेक्चर एक बार नोट्स बनाते समय आप जरूर देख लीजिएगा। और लेक्चर देखते समय जो डाउट आता है, देखो होता क्या है, हम अक्सर भूल जाते हैं, तो या तो आप मुझे वो डाउट तुरंत व्हाट्सएप कीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट डे आके क्लास में बताऊंगा, वरना उसे कॉपी में लिख कर रख लीजिए कि कल मुझे ये डाउट पूछना ही पूछना है। कल से इस कक्षा में लोकसभा, राज्यसभा के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीट्स जो हैं वो मैं आपको याद करवा दूंगा, और पर आप एक नजर मार कर आना कि कितने, किस राज्य में कितनी सीटें। कुछ मत करो, टॉप 5 के जो राज्य जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं वो देख लेना, और नीचे जहां पर एक एक लोकसभा सीटें हैं वो वाले राज्य देख लेना। सेम आप किस में करना? राज्यसभा में करना। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।